फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल माला जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये 13वीं एपिसोड का लास्ट और 7th पार्ट है और ये मुझसे मिस्टेकनली अपलोड नहीं हुआ। मैंने रीड किया था लेकिन यार पता नहीं इतना प्रेशर होता है एट अ टाइम, और मैं बहुत सारे एपिसोड्स पार्ट्स रिकॉर्ड कर देती हूँ एक ही वक्त में, जो कि गलत होते हैं आई नो। तो ये मैंने मैन्युअली बाद में इसको ऐड किया है प्लेलिस्ट में। ये अब कोई 19 एपिसोड होगी, अब तो 19 एपिसोड 19वीं एपिसोड के बाद मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। तो ये मिसिंग था लेकिन है छोटा सा पार्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा मतलब लॉस नहीं हुआ। लेकिन ऐसे हो जाता है, आइंदा मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी और मैं जो अब नावल्स रीड करूँगी ना उसमें थोड़ा एहतियात करूँगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस 13वीं एपिसोड के लास्ट पार्ट को बगैर किसी देर के। ज़िया सुल्तान दोबारा कमरे में आया तो वो उसी तरह कोने में बैठी थी, अलबत्ता अब उसकी आंखें खुश्क थी। उसने सामने रखी ट्रे देखी, वो खाली थी, वो खाना खा चुकी थी। ये पहली दफ़ा था जब उसने कैद में खाना खाया था। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठा और टांग पे टांग जमा ली। क्या फ़ैसला किया? उसका चेहरा संजीदा था। उसने ज़ख्मी चेहरा उठा के ज़ियाद को देखा। मैं तलाक नहीं लूँगी। वो सारे फ़ैसले कर चुकी थी। ज़िया सुल्तान के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। लेकिन हम पाकिस्तान वापस जाएंगे। मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारे घर में रहूँगी ताकि वो गवाह रहें और तुम मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाओगे। वो मुस्कुरा दिया। फिर उसके चेहरे पे एक तासुर उभरा जो पहले वहाँ नहीं था, ढेरों पशेमानी का तासुर। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में आ गया था। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, ये गारंटी तुम मुझे दोगे? तुम जो गारंटी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहता। घर? सुलगती आंखों से ज़ियाद को देखती वो दीवार का सहारा लिए उठ खड़ी हुई। और बेफिक्र रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। एक ज़ख्मी जताती हुई नज़र उस पर डाली, फिर दीवार को टटोल के थामे कदम कदम बाथरूम के दरवाजे तक बढ़ने लगी। दरवाजे तक पहुँच के वो रुकी, जैसे चक्कर सा आया। ज़ियाद बगौर उसे देख रहा था। तुम ठीक हो? तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो पुनकारी। फिर दरवाजे का सहारा लिए अंदर दाखिल हुई। सामने वॉश बेसन पे लगा आईना उसका अक्स दिखा रहा था। पीछे चौकन्ने से खड़े ज़ियाद का अक्स भी नुमाया था। वो सिंक पे दोनों हाथ रख के झुकी और आंखें बंद कर ली। कशमाला। वो चौंक के उसके पीछे आया। वो उसी तरह दोहरी हुई खड़ी थी, आंखें सख्ती से नीचे रखी। कशमाला। वो जैसे ही करीब आया वो एकदम पलटी और कुछ ज़ोर से उसके सर पे दे मारा। वो हैंड टावल का लोहे का रिंग था। ज़िया सुल्तान इस हमले के लिए तैयार ना था। वो एकदम बुखला के पीछे हटा, लेकिन दीवार का सहारा लेते लेते भी वो नीचे गिर गया। अगले ही लम्हे वो बाहर भागी। चौखट एक जस्त में अबूर की, जिस्म की सारी तवानाई टांगों और हाथों में समा गई। ज़ियाद माथे पे हाथ रख के नीचे गिरा हुआ था। कोहनी का सहारा लेकर वो चिल्लाता हुआ उठने लगा, लेकिन वो बुक शेल्फ के करीब आए। आकिया का बना बुक शेल्फ इतना भारी ना था जितना देखने में लगता था। उसने पूरी कुव्वत से ऊंचे शेल्फ को धक्का दिया। इससे पहले कि ज़ियाद उठता, बुक शेल्फ धड़ाम से उसके ऊपर आन गिरा। शीशे के छनाके से टूटने की आवाज़ आई। बहुत सी किताबें धड़ाधड़ उस पर जा गिरी। हल्की लकड़ी के चंद तख्ते टूट गए और वो उसके बोझ तले ढह गया। तुमने ठीक कहा था। वो हलक के बल चलाई और लकड़ी का एक टूटा हुआ तख्ता उठाया। सारी औरतें अदाकाराएँ होती हैं, झूठी अदाकाराएँ। वो ज़ियाद सुल्तान के सर के करीब रुकी। उसके माथे से खून बह रहा था और वो चिल्ला रहा था। उसका निचला धड़ बुक शेल्फ के नीचे फंस चुका था। और तुमने ठीक कहा था, औरतें झूठ मूठ के जख्म बना लेती हैं। पूरी कुव्वत से उसने लकड़ी का तख्ता ज़ियाद के सर पे दे मारा। वो ज़ोर से चीखा, कशमाला मुझे निकालो। खून उसकी कनपटी से नीचे गिर रहा था, मगर बिखरे बालों और नीलको चेहरे वाली लड़की ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर ज़ोर से तख्ता दोबारा उसके सर पे दे मारा। वो जो हाथों से अपने ऊपर से बुक शेल्फ हटाने की कोशिश कर रहा था वापस ढह गया। तख्ता भी टूट गया। और तुमने दुरुस्त कहा था, तलाक एक बहुत भारी लफ्ज़ है। वो पंजों के बल नीचे झुकी, उसके ज़ख्मी चेहरे के करीब, फिर धीरे से सरगोशी की। लेकिन एक लफ्ज़ ही तो है। ज़ियाद ने आंखें खोली, बेबसी और गुस्से से उसे देखा। उसकी टांग फंस चुकी थी। उसने हाथ बढ़ा के उसकी गर्दन दबोचनी चाहिए, लेकिन वो तेज़ी से पीछे हो गई। अगले ही लम्हे वो बाहर की तरफ भागी थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो पीछे से चिल्ला रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से उसे लॉक किया।
लिविंग रूम में रखा पर्स और मोबाइल उठाया। सर चकरा रहा था, बार बार आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन आज उसे नहीं गिरना था, आज उसे हिम्मत करनी थी। वो तेज़ी से लिफ्ट की तरफ भागी। लॉबी का बटन दबाया तो देखा हाथों पे खून लगा था। लिफ्ट के आईने में अपना चेहरा दिखाई दिया, खून वहाँ भी था, लेकिन इस वक्त उसे परवाह ना थी। रिसेप्शन पे बैठा नौजवान उसे देख के बौखला के उठा। 1919 को कॉल करो, वो हलक के बल चलाई। चंद लोगों ने मुड़ के उसे देखा और वो जहाँ थे वहीं रह गए। कोई 1919 को कॉल कर सकता है क्या? लंबे बालों वाली लड़की जिसकी टी शर्ट आधी खून से भरी थी और चेहरा नीलो नील था, हलक के बल चला के कह रही थी। एक साथ बहुत से मोबाइल्स पे नंबर मुबलिक लगा। 1919 डोमेस्टिक अब्यूज़ की हेल्पलाइन थी। वो सफ़ेद दीवारों और चमकते टाइल्स वाले फर्श का ऑफिस था। वो एक कुर्सी पे बैठी थी, कंधों के गर्द शाल लपेटे, आइस पैक एक हाथ में पकड़े, चेहरे के एक हिस्से पे बार बार लगा रही थी। आंख नीचे से सूजी हुई और नील का रंग अब जामनी पड़ चुका था। बाल पोनी में बंधे थे, माथे और थोड़ी पे टांग के लगे थे, हाथ पे भी पट्टी थी। दरवाज़ा खुला तो वो बुरी तरह चौंकी। आइस पैक हाथ से गिरते गिरते बचा, फिर संभल गई। एक वर्दी में मलबूस ऑफिसर अंदर आ रहा था, उसके साथ एक स्कार्फ वाली खातून ऑफिसर भी थी। माला ने सर को सलाम में जुम्बिश दी। मर्द ऑफिसर सामने अपनी चेयर पे बैठा और खातून माला के दाएं हाथ खाली कुर्सी पे। कैसी हैं आप अब? वो शाइस्तगी से अंग्रेज़ी में गोया हुई। बेहतर हूँ, उसने सपाट चेहरे से सर को जुम्बिश दी। एक दफ़ा फिर आई एम सॉरी इस सब के लिए जो आपके साथ हुआ। वो हाथ बाहम फंसाए आगे को हुआ। सऊदी हुकूमत घरेलू तशद्दुद को बहुत संजीदगी से लेती है। ऐसे शौहर को ना सिर्फ जुर्माना किया जाता है बल्कि जेल भी जाना पड़ता है। क्या पुलिस को मेरा शौहर मिला? वो बेताबी से पूछ रही थी। नहीं, जब तक पुलिस वहाँ पहुँची आपका शौहर अपार्टमेंट में नहीं था। आकिया का बुक शेल्फ एक मर्द को ज़्यादा देर तक गिराए नहीं रख सकता। और स्टोरेज यूनिट? वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी, वो भी खाली था। ऑफिसर ने कंधे अचकाए। ज़ियाद सुल्तान अपने सामान समेत गायब हो चुका है। उसने अपने क्रेडिट कार्ड तक कहीं इस्तेमाल नहीं किए, ना ही उसने अपने पासपोर्ट पे कोई सफ़र किया। वो अगर इस शहर में भी है तो कहीं छुपा हुआ है। माला ने आइस पैक रख दिया। तकलीफ जैसे बढ़ गई थी। आपका सामान हमने होटल से पिक करवा लिया था। खातून ऑफिसर ने नरमी से उसके कंधे पे हाथ रखा। वो एकदम डर के चौंकी, फिर तेज़ी से संभली और नामहसूस अंदाज में अपना कंधा पीछे किया। ऑफिसर ने हाथ नीचे गिरा दिया। अब आप क्या करना चाहती हैं? उसने बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। मेरे पास क्या ऑप्शन है? आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि आप ज़ियाद सुल्तान पे मुकदमा करें। अब आप इलेक्ट्रॉनिक केस भी फाइल कर सकती हैं और घर बैठे इस केस को फॉलो कर सकती हैं। हम आपको डोमेस्टिक अब्यूज़ के शेल्टर होम में भेज देंगे। सऊदी हुकूमत आपका खर्चा उठाएगी। आप जब तक चाहें वहाँ रह सकती हैं। केस से क्या होगा? आपके शौहर को सज़ा होगी, और अगर आप तलाक लेना चाहें तो। उसने बात अधूरी छोड़ी। अगर नहीं, मैंने उससे हर सूरत में तलाक लेनी है, वो ज़ोर देकर बोली। बिल्कुल, वो जल्दी से बोला। दरअसल घरेलू तशद्दुद के 90% केसेस में फ़रीक़ैन अपना घर बचाने के लिए सुलह कर लेते हैं। मैं उन 10% में से हूँ जिनके लिए घर से ज़्यादा उनकी डिग्निटी अहम है। तमाम। उसने सुलझ अंदाज में हाथ उठाए, जैसे वो बहुत एहतियात से बात कर रहा था। बाहर कहीं किसी कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ था। वो फिर डर के चौंकी, जिस्म को झटका लगा। इट्स ओके, अब आप महफूज हैं। खातून ऑफिसर ने गौर से उसे देखा। सॉरी, वो शर्मिंदा हुई। वो खौफज़दा थी, जानती थी अब वो महफूज है, फिर जिस्म अभी तक क्यों खौफज़दा था। केस में क्या होगा? आपको साबित करना होगा कि आपके शौहर ने ही आपको मारा है। क्या मेरे चेहरे से ये नहीं लगता? उसने बेयकीनी से उसे देखा, फिर खातून ऑफिसर को। और मेडिकल रिपोर्ट से? ऑफ कोर्स, लेकिन केस पेचीदा और लंबे हो जाते हैं। ऑफिसर ने बेचारगी से शान अचकाया। अदालत ज़ियाद सुल्तान को बुलाएगी। शायद वो आए, शायद वो ना आए। आया तो वो तशद्दुद करने से मुकर जाएगा। वो आप पे अफेयर होने का इल्ज़ाम लगाएगा। डोमेस्टिक अब्यूज़ साबित करना बहुत मुश्किल है। फिर ऐसे केसेस में अमूमन औरतें दूसरा ऑप्शन लेती हैं, क्योंकि ये केसेस बहुत लंबे लटक जाते हैं। एक हद तक हुकूमत आपकी कफ़ालत करेगी, लेकिन आप खारजी हैं। खारजियों के हकूक़ ऐसे नहीं है कि। उसने बात अधूरी छोड़ दी। दूसरा ऑप्शन क्या है? उसने तेज़ी से बात काटी। वो ये कि हुकूमत आपको वापस भेज दे। एक गहरी सांस उसके सीने से खारिज हुई। और मुझे इसके लिए री एंट्री नहीं चाहिए। नहीं, इस सिलसिले में कवानीन मौजूद है। आप पुलिस के पास आ चुकी हैं। अब आपको वापस भेजना हमारा काम है। एक सुकून सा उसके अंदर उतरने लगा। मैं 5-6 माह एक शेल्टर होम में नहीं रह सकती। मुझे आज़ादी चाहिए। मैं वापस जाना चाहूँगी। ठीक है, हुकूमत आपको अपने खर्चे पे सऊदी एयरलाइन की पहली फ़्लाइट से आपको पाकिस्तान भेज देगी। ये ज़्यादा बेहतर है। खातून ऑफिसर उठते हुए बोली कि आप घर चली जाएं, वरना ऐसे केसेस। घर? वो बुरी तरह चौंकी, बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। घर यानी आपका मुल्क पाकिस्तान, वहाँ घर होगा ना आपका?
वो बर्फ़ का मुजस्मा बन गई। साकित, जामिद, घर वापस मत जाओ, जाओगी तो फंस जाओगी। नहीं, उसने हरासा नज़रों से दोनों को देखा। वो जद्दा के अपार्टमेंट को घर नहीं कह रहा था, वो पाकिस्तान की बात कर रहा था। मैं घर वापस नहीं जा सकती, मैं वहाँ फंस जाऊँगी। घर महफूज नहीं है, पाकिस्तान महफूज नहीं है, वो किसी ट्रांस के आलम में कह रही थी। वो घर में तुम्हारा मुंतज़िर होगा, घात लगाए बैठा होगा। वो पाकिस्तान जाएगा, वो वहाँ मेरा मुंतज़िर होगा। तुम्हें पनाह ढूंढनी है। मुझे पनाह चाहिए। उसने बहुत मेहनत से उनके चेहरे देखे। मुझे असाइलम चाहिए। उन दोनों ने खामोश निगाहों का तबादला किया। सऊदी हुकूमत आपको असाइलम नहीं देगी, हम सिर्फ शेल्टर होम, लेकिन एक मुल्क है जो मुझे पनाह देगा, वो जो हर एक को पनाह देता है, वो जो सारी दुनिया से आए लोगों को पनाह देता है। उसने तेज़ी से पर्स खोला और कुछ बाहर निकाला। सब्ज़ पासपोर्ट। माला ने तरह से सफ़े पलटाए, फिर वो एक सफ़े पर रुकी। उस पर एक चमकता हुआ सुर्खी माइल स्टिकर छुपा था। उसने वो सफ़ा सामने रखा और ऑफिसर की आंखों में देखा। मुझे कनाडा जाना है, वैनकूवर, कनाडा। वो उंगली स्टिकर पर रखी हतमी अंदाज में कह रही थी। ऑफिसर ने पासपोर्ट उठाया और एक नज़र वीज़ा के स्टिकर को देखा, फिर सरस बात में हिला दिया, जहाँ आपकी मर्ज़ी, और उसका पासपोर्ट उठा लिया। एक खारजी का बोझ कम हो जाए, इससे ज़्यादा वो क्या चाहते थे। शाम बखैर, मालिक बे। सोजी शॉपिंग मॉल की राहदारी में चलती जा रही थी। कोनी पे चंद बैग्स थे और एयरपोर्ट्स कानों में लगे थे। मुस्कुरा के कॉल पे बात करती वो एक दुकान में दाखिल हुई। क्या अपडेट है सूजी? माहिर का केस बुरी तरह फंसा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हम 6 माह में उसको इस केस से निकाल लेंगे। हमने सिर्फ अदालत के लिए एक रीज़नेबल डाउट क्रिएट करना है। वो एक कपड़ों की रैक की तरफ बढ़ी और हैंगर्स उलट पुलट कर देखने लगी। वो मुजरिम नहीं है, इसलिए जल्दी या बदीर इस केस से निकल आएगा। ये मेरा मसला नहीं है। माहिर अपने अपार्टमेंट के कमरे में अलमारी के सामने खड़ा था। बेड पे एक बैग खुला था जिसमें वो कपड़े तह करके तेज़ी से डाल रहा था। मेरा मसला माहिर है। क्या वो वापस आने के बाद सुनने के लिए राज़ी हुआ है? ट्रॉली बैग अपने साथ धकेलते हुए वो बैरबल के कमरे के बाहर रुका। दरवाज़ा खोल के अंदर झांका। वो औंधे मुँह लेटा सो रहा था। माहिर ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर सर झटक के आगे बढ़ गया से बात सुनने के लिए। वो हंसी। मालिक बे, वो वापस आने के लिए राज़ी हो गया है। वो सर झुकाए, पी कैप पहने एयरपोर्ट पे तेज़ कदमों से चलता जा रहा था। उसका चेहरा सपाट था और ट्रॉली बैग साथ था। तुम्हें यकीन है? मालिक फरीद की आवाज़ में अचंभा उभरा। वो जद्दा एयरपोर्ट पे 2 ऑफिसर्स के दरमियान चलती आगे बढ़ रही थी। उसने सनग्लासेस पहन रखे थे। अबाया के ऊपर स्कार्फ था जो हवा से पीछे को उड़ रहा था। चेहरे पे एक सर्जिकल मास्क भी पहना हुआ था। वो बार बार दाएं बाएं देखती, यूँ लगता कोई उसका पीछा कर रहा। साथ चलते ऑफिसर ने उसे रिलैक्स होने के लिए कहा। ऑफ कोर्स, माहिर ने मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूं कि वो वापस आ रहा है। माला बोर्डिंग पास अब काउंटर पे दिखा रही थी। ऑफिसर ने उसे स्कैन किया और अंदर सुरंग में जाने का इशारा किया। ये सुरंग जहाज़ तक ले जाती थी। उसने एक नज़र पलट के पीछे देखा। उसके साथ आए ऑफिसर दूर खड़े दिखाई देते थे। वो जख्मी चेहरे के साथ मुस्कुराए और उनको हाथ हिलाया। उन्होंने सर के खम से जवाब दिया। गुजरते हुए उसके चेहरे को रुक रुक के देख रहे थे। उसने ग्लासेस वापस लगा लिए, मास्क ऊंचा कर लिया। क्या माहिर ने तुम्हें कहा है कि वो यूके आ रहा है? मालिक फरीद ने अपनी बात दोहराई। माहिर इस्तांबुल एयरपोर्ट पे ईगा पास के फास्ट ट्रैक काउंटर पे खड़ा था। कतार खाली थी। उसने नया गहरा पासपोर्ट सामने बढ़ाया। ऑफिसर ने उसे देख के आदतन ने गैर ज़रूरी सवाल किया। माहिर अली फरीद, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा था कि वो आपकी मलका के मुल्क वापस आने के लिए राज़ी है। तुमने स्कूल में जोग्राफिया नहीं पढ़ा था सूजी? पढ़ा था। क्यों? मलका बरतानिया सिर्फ बरतानिया की मलका नहीं है, वो दूसरे चंद ममालिक की मलका भी है। मालिक की आवाज़ में बहुत सा रंज उतरा है, रंज और थकान। माहिर वापस नहीं आ रहा, वो किसी और मुल्क जा रहा है। कहाँ? वो हैरान हुई। वो मुल्क जहाँ सदियों से यूरोप में जुराइम करके भागने वाले लोग पनाह ढूंढते हैं। माहिर अली फरीद, आप कहाँ जा रहे हैं? काउंटर के पीछे बैठा तुर्क ऑफिसर उससे मुखातिब था। वो हल्का सा मुस्कुराया और पी कैप उतार के चेहरा कैमरे के सामने किया। कनाडा। ऑफिसर ने पासपोर्ट वापस किया और आगे जाने का इशारा किया। उसने पी कैप वापस पहनी और आगे बढ़ गया। कनाडा, वो फ़ोन में चिल्लाई। वो कनाडा क्यों जा रहा है? वहाँ क्या रखा है? शॉप में लोग मुड़ मुड़ के उसे देखने लगे। उससे उम्मीद है कि एक लड़की वहाँ उसकी मुंतज़िर होगी। अल्लाह अल्लाह, सोजी ने बेख्तियार माथे को छुआ। उसकी सारी शॉपिंग का मज़ा करकरा हो चुका था। वो जहाज़ की खिड़की से नीचे जद्दा का समंदर देख रही थी। अलविदा जद्दा, मैं इस शहर में अब कभी वापस नहीं आऊँगी। वो टांगे लंबी किए, सीने पे बाजू लपेटे, आरामदेह सीट पे बैठा। खिड़की से नीचे इस्तांबुल की स्काई लाइन और मस्जिदों के मीनार देख रहा था। अलविदा इस्तांबुल, मैं वापस ज़रूर आऊँगा।
तसव्वुर पे यकीन रखने वाले अगर मगर नहीं सोचते। वो मुबीन मंजिल के ऊपर बनी स्टडी में खिड़की के साथ बैठी थी। उसके पेंट्स और ब्रशेस आसपास बिखरे थे। कैफ अपना मग उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था जब बिना सोचे समझे माला ने उसे पुकारा था। तुम क्या तसव्वुर करते हो? वह वहीं ठहर गया, कशमाला की तरफ उसकी पुश्त थी। मैं? वो धीरे से पलटा। उसका चेहरा आधा रोशनी और आधा अंधेरे में था। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है कैफ, जिसे तुम तसव्वुर करते हो? वो चल में खिड़की में बैठी लड़की को देखता रहा। यहीं के जब वो बोला तो आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। तो ये था इसका छोटा सा 15 मिनट का पार्ट। मैंने रिकॉर्ड किया था यार, मुझे अफसोस भी हो रहा है, लेकिन खैर अब मैं इसको मैन्युअली उसके अंदर ऐड कर दूँगी। बल्कि ऑफ़ कोर्स आप लोग सुन रहे हैं तो मैंने कर ही दिया है। तो अब हुआ इस एपिसोड में यही है कि वो उसको गिरा कर और जा रही है। ज़िया सुल्तान कभी नहीं सुधर सकता। मतलब एक इंसान, क्या मैं उसको मिसाल दूँ, बुरी मिसाल है पर खैर नहीं मैं दे रही और माला का करैक्टर स्ट्रॉन्ग है एक तरह से, और कहीं कहीं वो आम औरतों की तरह वो क्या होता है कि मैनिपुलेट भी हो जाती है, वो डिफरेंट उसकी थिंकिंग भी होने लग जाती है। लेकिन खैर अब देखते हैं कि ये दोनों एक ही मुल्क में आ चुके हैं तो इनकी जर्नी आगे कैसे चलती है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।